Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, क्या कर लिया हमने अब तक? हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जिसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया. ठीक है, बहुत ही स्टार्टिंग का चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है कि सिंपल चैप्टर है तो इसकी इम्पॉर्टेंस कम हो जाती है. यही वो चैप्टर है जो आपकी पूरी बायोलॉजी का बेस बनता है, क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी जो है ना हमारी बहुत ही सिस्टमेटिकली डिज़ाइंड बुक है, जिसमें हर चैप्टर को बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है और हर चैप्टर का कनेक्शन है दूसरे चैप्टर के साथ. तो इस तरह से आप किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकते हैं. तो हमने अभी तक क्या कर लिया, लिविंग वर्ल्ड जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा, थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करते हैं. हमने ये देखा हर वो चीज़ जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है उसको हमने बोला क्या बोलते हैं, लिविंग. ठीक है, तो लिविंग्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. हम बिना किसी नॉलेज के भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हमारे आसपास है जिनके अंदर लाइफ है या जो लिविंग है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर लाइफ नहीं है. ठीक है, तो फिर भी अगर हम बात करें कि हमें डिफाइन करना है अगर लिविंग बींग्स को, तो हमारे पास हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की और डिफाइनिंग फीचर्स की. ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो बिना किसी एक्सेप्शन के प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर. और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो तो ठीक है कैरेक्टरिस्टिक है ही, बट वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, ओके. अब इसके बेसिस पे हमने ये देखा था कि ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग बीइंग को डिफाइन करने के लिए. हमने ये भी देखा कि रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है. तो क्या थे डिफाइनिंग फीचर, हमने ये देखा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. ठीक है, तो इसी के साथ ही हम हमारे डिस्कशन को आज आगे लेकर जा रहे हैं. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की. ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ. हमने लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी वो क्या की थी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पे हमने हमारी डिस्कशन को पॉज दे दिया था. राइट, चलो अब देखो, What do you mean by diversity in the living world? देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. ठीक है, हम किसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं, हम लिविंग्स की वैरायटी की बात कर रहे हैं. तो लिविंग्स के लिए मैं वर्ड यूज कर लूँ बायो. दैट मीन्स मैं किसकी बात करने वाली हूँ, बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की बात करने वाली हूँ. मतलब कितनी वैरायटी है हमारे आसपास लिविंग बीइंग्स की. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं अब तक हम जानते हैं, है ना. और ये बहुत थोड़ा सा पार्ट है. बहुत सारी स्पीशीज़ को जानना अभी भी, उनकी सर्च करना अभी भी, उनको डिस्कवर करना बाकी बचा हुआ है अभी. बट ये भी कम नहीं है, इतनी सारी वास्ट वैरायटी की स्पीशीज़ है. अगर आप अपने आसपास एक नज़र दौड़ाएं, है ना, एक मैं बहुत छोटे से एरिया की बात कर रही हूँ, तो आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं. आप हो सकता है किसी गार्डन में बैठे हैं, आप जहाँ भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने रूम में बैठे हैं या कहीं गार्डन बैठे हैं या छत में बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत सारे लिविंग बीइंग्स और आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. कैसे, डॉग्स दिखेंगे आपको, कैट्स दिखेंगे, काउस दिखेंगे और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, दैट इज माइक्रोब्स. तो कहने का मतलब ये इतनी सारी वैरायटी है हमारे आसपास. अब थोड़ा सा एरिया और बढ़ाते हैं. अगर हम बात करें एक और वास्ट एरिया की, तो धीरे धीरे हमें पता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ते जाएंगे. ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ बहुत घने जंगल की, तो उस जंगल में तो बहुत सारी स्पीशीज़ मिलेंगी मुझे. ठीक है, अब अगर एज अ साइंटिस्ट या एज अ बायो के स्टूडेंट या जो भी लोग क्यूरियस रहते हैं लिविंग बीइंग्स को समझने के लिए, अब अगर वो चाहें कि हम इन सब स्पीशीज़ को पढ़ें, इनको जानें, तो उसके लिए क्या हम रैंडमली बात कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं, है ना। इतनी सारी स्पीशीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से लिविंग बीइंग्स की स्टडी कर सकें, इस बायोडाइवर्सिटी को देख सकें, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है हर ऑर्गेनिज्म को अगर आपको फॉर एग्जांपल समझना है या तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको एक तरह से क्लासीफाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। अब देखो, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी ऐसे लोकल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म का एक नेम होता है। क्या होता है, एक नेम होता है। और वो नेम कैसा नेम होता है, एक लोकल नेम होता है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो अब मैं एक बहुत सिंपल बात कर रही हूँ, मेरे घर में मान लो अनियन है ना, तो हो सकता है अनियन को हम अनियन बोल रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है। लोकल लैंग्वेज की बात करूं तो बहुत सारे स्टेट्स में चले जाओ तो इसी अनियन के डिफरेंट डिफरेंट नेम मिलते हैं आपको। जैसे कुछ लोग इसको प्याज बोलते हैं, कुछ लोग इसको कांदा बोलते हैं, कुछ लोग इसको अगर पंजाब की तरफ चले जाएं तो शायद गंडा बोलते हैं इसको। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल बात की मैंने अनियन की। अगर इसी तरह से मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लो वीट की बात करें, ठीक है, किसी जगह पर उसको कनक बोलते हैं, कहीं उसको गेहूं बोलते हैं, कहीं उसको कुछ और नाम से बुलाते होंगे जो शायद मुझे भी नहीं पता होंगे, ठीक है। अब मान लो लोकल नेम, हर जो भी ऑर्गेनिज्म उसका कोई ना कोई नेम हम दे ही देते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स दे देते हैं, तो किसी न किसी नाम से हम पहचाने जाते हैं। जैसे कि आपके खुद के नाम भी क्या होंगे, घर के निक नेम्स होते हैं, निकू, मिकू, टिकू, शिकू, जो भी। अब अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या आपको इन नामों से जाना जाएगा? इन नामों से सिर्फ आपके घर के लोग जानते हैं, आपके आसपास की लोकेलिटी के लोग जानते हैं। बट अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए आपको एक नाम दिया जाता है जो आपके हर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही बात एप्लीकेबल होती है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कि हम लोकल नेम से बेटा क्या दिक्कत आती है, लोकल नेम से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, कंफ्यूजन। अब मान लो कोई साइंटिस्ट यहाँ से चला जाए, प्याज, जिसको जो प्याज बोलता है, कांदा बोलता है, कहीं से भी बहुत चला जाए कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर चला जाए और वो वहाँ जाके बात करे कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्याज, आई एम टॉकिंग अबाउट कांदा, तो क्या वहाँ पे कोई समझेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अनियन की या एलियम सीपा की बात कर रहे हैं? तो हमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर हम सही तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उनको देना पड़ता है एक साइंटिफिक नेम। फॉर एग्जांपल अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। अब जब आप एलियम सीपा बोलेंगे तो सब पहचान जाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचान जाएंगे। तो मतलब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, to remove this confusion, what I need to give a scientific name to all these organism, ठीक है, ओके। अब देखो नेम कैसे दोगे, मुझे पता है, ठीक है, अनियन है, मैंने इसका नाम दे दिया एलियम सीपा, मुझे कैसे पता लगा कि ये प्लांट है कि एनिमल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे नेम करना है तो सबसे पहला काम है मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आइडेंटिफाई करना होता है। क्या करना होता है, आइडेंटिफाई। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कैरेक्टराइजेशन कर सकती हूँ मैं इतनी सारी वास्ट डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए। कैरेक्टराइजेशन के बाद मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि किस कैटेगरी को ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये बिलोंग करता है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, नेम दे सकती हूँ। और नेम देने के प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो एक आप कुछ ऐसा लेकर आए, मुझे नहीं पता वो प्लांट है कि एनिमल है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास मान लो समथिंग, कुछ मैं कोशिश कर रही हूँ डायग्राम बनाने की, कुछ आप इस तरह से कुछ लेकर आए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आपने पूछा मैम ये है क्या, वॉट एवर जो भी, तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑर्गेनिज्म को बड़े ध्यान से देखा और मुझे इसको देख के क्या समझ में आया, मुझे ये देख के आया, फॉर एग्जाम्पल एनी ऑर्गेनिज्म, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बट मैंने ये देखा कि इसके कुछ 3 लेग्स हैं, ठीक है,
जॉइंटेड लेग्स हैं, जॉइंटेड लेग्स हैं, और इसकी बॉडी के ऊपर कुछ काइटिन सी स्ट्रक्चर है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो मैं ये सब कैरेक्टर के बेसिस पे हो सकता है इस ऑर्गेनिज्म को क्या बुला दूं, अब मैं इसको बोल दूं कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ इंसेक्ट। ठीक है, और जॉइंटेड लेग्स हैं तो मैं इसको आर्थ्रोपोडा कह के बुला दूं। ठीक है, या मान लो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के ऊपर बाल हैं, जिसकी ईयर हैं, जिसके एक्सटर्नल ईयर हैं, सब मतलब मेमोरी ग्लैंड्स भी हैं। कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म आप लेकर आए मेरे पास, किसी जंगल में घूमने गए थे वहाँ से। ठीक है, तो उसको लाते मैंने बोल दिया ये तो मैमिलिया क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पे हेयर है, क्योंकि इसके जो एक्सटर्नल ईयर है, क्योंकि इसके मेमोरी ग्लैंड्स है, तो इसलिए हम इसको मैमिलिया बोल देते हैं। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कैरेक्टराइजेशन किया, कैरेक्टर्स को देखा, फिर मैंने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके मैंने कर दिया नेम दे दिया। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कैरेक्टराइज कर रहे हैं, हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम क्यों नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं। दिस इज ऑल डन टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्यों, मैंने आपको बोला इतनी वास्ट वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी है इतनी अर्थ के ऊपर, तो इसी बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए, इतनी मिलियन स्पीशीज को पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासीफाई करने के लिए मुझे ये सब चीज़ें इनकी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के लिए मुझे इन सब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, टू डिवाइड या टू क्लासिफाई, या डिवाइड कर लो क्लासिफाई कर लो, टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसकी, फिलहाल हम अभी नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हम क्यों करें, क्लासीफाई करने के लिए। क्लासीफाई का मतलब है ग्रुपिज्म करने के लिए। तो फिलहाल समझते हैं हम, अगर साइंटिस्ट ने अब देखा कि नॉमेनक्लेचर देके हमारा जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो इजी हो जाएगा, तो चलो देखते हैं कि हम नॉमेनक्लेचर कौन सा करें। ठीक है, तो अब देखो नॉमेनक्लेचर, अब किसी भी, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बोला लोकल नेम है, लोकल नेम से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम रखते हैं। कौन रखता है ये साइंटिफिक नेम, मैं रखती हूँ, आप रखते हैं, नहीं, कौन रखते हैं, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन, ICZN, ICBN। ठीक है, नाम याद रखोगे, इनके नाम याद रखोगे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, मतलब एनिमल्स के, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर botanical nomenclature, for botanical nomenclature। ठीक है, ICZN और ICBN। ओके, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे के सारे साइंटिस्ट ऐसे नेम बनाते हैं कुछ रूल्स के साथ, जिनको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम, और ये जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनका काम क्या है, टू असाइन, नॉट ओनली साइंटिफिक नेम नहीं, टू असाइन साइंटिफिक नेम, और भी बहुत सारे काम होते हैं, फिलहाल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। टू असाइन साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक नेम्स कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी यूनिवर्सल, दे मस्ट बी यूनिवर्सल, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल हो। और फिलहाल हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हम कौन सा यूज़ करते हैं, कैरोलस लिनियस की तरफ से दिया गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम साइंटिफिक नेम देने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मैं अब आपके सामने एक एग्जांपल रख रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा
फेरा इंडिका, है ना, मैंगीफेरा इंडिका। सबको बताइए क्या होता है मैंगीफेरा इंडिका। लोकल नेम क्या है? मैंगो है, आम है, मोंगो नहीं, मैंगो, मैंगो, ठीक है। और इसको लोकल भाषा में आप आम भी बोल देते हैं। ओके, अब देखो मैंगीफेरा इंडिका में देखो दो पार्ट्स आ रहे हैं, मैंगीफेरा और इंडिका। ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पीशीज को, ठीक है। तो एक नाम के, साइंटिफिक नेम के अगर दो पार्ट्स हैं तो उनको हम बोलते हैं जीनस एंड स्पीशीज, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, यहीं पे लिखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल देखो, जीनस और स्पीशीज। जीनस के लिए हम हमेशा फर्स्ट अल्फ़ाबेट, जीनस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज ऑलवेज कैपिटल, इज ऑलवेज कैपिटल में लिखेंगे हम, राइट, दैट इज एम, दैट इज एम, दिस इज फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल। और स्पीशीज का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैसा होगा? स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को, ठीक है। दिस इज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीशीज को, ठीक है। ये तो ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के दो पार्ट्स की बात, एक जीनस और एक स्पीशीज। जब भी आप हैंड रिटन करेंगे, इसका नाम हाथ से लिखेंगे, तो आपको क्या करना है? सेपरेटली अंडरलाइन, मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन, इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। बट जब आप इसको प्रिंट कर रहे हैं, इस नाम को जब आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा फ़ॉन्ट लेना पड़ेगा? इटैलिक्स, ठीक है। और ये जो सारे नेम है कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि भाई नाम है, कोई भी अगर भाषा और यूज़ करेंगे तो छेड़छाड़ हो सकती है, पोस्टमार्टम हो सकता है इन नामों का, राइट। तो हम क्या करते हैं? हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं विच इज़ डेड, डेड मतलब इसका अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और इसी लैटिन ओरिजिन को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा फ़ॉन्ट? इटैलिक्स फ़ॉन्ट। बट जब आप हैंड रिटन नाम लिखेंगे तब आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और क्या करेंगे? और आप साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो के लिए अगर मैं बात करूं तो लिनियस ने अगर इसको डिस्कवर किया पहली बार, तो हम इसका नाम, साइंटिस्ट का नाम भी इसके नाम के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली इतनी सारी लार्ज वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस होता है शुरू, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सी भाषा में देखो ना, ग्रुप में डिवाइड कर दो। बच्चों को जैसे स्कूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कन्वीनियंट होने के लिए। टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज, ठीक है, इनटू कैटेगरीज। क्यों? सो दैट जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको हम कन्वीनियंट कर सके, क्लासीफाई करके हम ऑर्गेनिज्म को इजीली पढ़ सकते हैं। और इन्हीं कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर टैक्सॉन, और प्लूरल क्या हो गया? टैक्सा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हर कैटेगरी का नाम है क्या? टैक्सा बोलेंगे या टैक्सॉन बोलेंगे। और ये जो पूरी की पूरी स्टडी है, पूरी की पूरी जो स्टडी है किस किस की? कैरेक्टराइजेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले कैरेक्टराइज कर लो, फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, फिर आप उसको क्लासीफाई कर दो, और फिर आप उनका नामकरण कर दो, नेम रख दो उनका, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद आपको क्या करना है? ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, These are basic to taxonomy. These are basic to taxonomy. ठीक है। अब एक और वर्ड आता है आपके सामने एक और वर्ड आता है, सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स कैरोलस लिनियस ने अपनी पहली बुक जो लिखी थी सिस्टेमा नेचुरा में इसका जिक्र किया था।
सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो सिस्टेमैटिक का मतलब क्या होता है? टू अरेंज सिस्टेमैटिकली, सिस्टेमैटिकली। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन होता है तो आपस में कहीं ना कहीं वो रिलेटेड भी होते हैं। तो अगर मैं एक काम करूं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के साथ साथ अगर मैं एक वर्ड जोड़ दूं फाइलोजेनी, मैं एक वर्ड जोड़ दूं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब आप समझते हैं क्या? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई? दो चीजें आ गई मेरे पास। क्या क्या? टेक्सोनमी, टेक्सोनमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, राइट। तो इनको दोनों को मिला के हम बोल देते हैं सिस्टेमैटिक्स। क्या बोल देते हैं? सिस्टेमैटिक्स। तो है वही टेक्सोनमी ही, बस आपने क्या किया? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात हमें क्लियर है। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा, हमने टेक्सोनमी के बारे में देखा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम टेक्सोनमिक कैटेगरीज की अंदर डिवाइड करते हैं। हमने क्या बोला? टेक्सोनमिक कैटेगरीज। टेक्सोनमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? मतलब टेक्सोनमी की बात कर रहे हैं, टेक्सोनमी का मतलब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में हमने कन्वीनिएंट कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। हर कैटेगरी को हमने क्या बोला? टेक्सोन। तो स्पीशीज क्या है? टेक्सोन। जीनस क्या है? टेक्सोन। ये सारी की सारी जो आपके सामने दिख रही है ना, दिस ऑल आर टेक्सोनमिक कैटेगरीज, दिस ऑल आर टेक्सोनमिक कैटेगरीज। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, राइट? दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम इसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी का मतलब एक तरह से टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो मिलके क्या बनाएंगे? टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या बनाएंगे? हायरार्की। तो ये सारी टेक्सोनोमिक हायरार्की बन गई और इसके अंदर हर सेपरेट टेक्सा क्या है ये? और टेक्सोन कह लो, टेक्सोन सिंगुलर है, टेक्सा प्लूरल है, ये मिलके बना रही है सारी की सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये सारी क्या है? टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की के अंदर हर टेक्सा की एक रैंक है। ठीक है, एवरी कैटेगरी, हर कैटेगरी का एक रैंक है। किसके अंदर? इन टेक्सोनोमिक हायरार्की, इन टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, चलो हमने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities what we have done, we have divided the organism into different categories. On the basis of similarities and dissimilarities, we have divided all the living organism into different categories. उन categories को हम बोलते हैं टैक्सा या टेक्सोन। और पूरी की पूरी ये टेक्सोनमिक कैटेगरीज मिलके क्या बना रही हैं? टेक्सोनमिक हायरार्की। और हर टेक्सा के टेक्सोनमिक हायरार्की में एक प्रॉपर जगह है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है, तो हम बोलेंगे हमने उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे सब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो एक बार ध्यान से देखते हैं स्पीशीज क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। देखो स्पीशीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो स्पीशीज का मतलब है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म which can interbreed among themselves to produce the fertile offspring। ठीक है, चलो एक बार मैं देखो स्पीशीज की डेफिनेशन लिख रही हूँ। स्पीशीज क्या है? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है,
और इसके अंदर क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, आपस में रिलेटेड हैं, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब सिमिलैरिटीज हैं उनके बीच में, ऑर्गेनिजम्स विच कैन interbreed among themselves to produce fertile offspring, ठीक है। स्पीशीज, चलो स्पीशीज के बारे में देखो, ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, पार्डस, टाइग्रिस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, स्पीशीज की, ठीक है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, हमें पता है इंडिका क्या है, स्पीशीज है, स्मॉल अल्फाबेट से। ट्यूबरोसम स्पीशीज है। लियो क्या है, लियो मतलब लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। ट्यूबरोसम पोटैटो की बात हो रही है। पार्डस लेपर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टाइग्रिस टाइगर की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब अगर मैं बहुत सारी स्पीशीज को मिला दूँ, ये तो हुआ सबसे छोटा यूनिट। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी दैट इज जीनस, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी इनके अंदर, सिमिलर स्पीशीज इज नोन एज जीनस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मैंगीफेरा, हम बात करें सोलेनम, पैंथरम, फैलिस, ये क्या है, ये जीनस है, ठीक है। अब लगा दो मैंगीफेरा के साथ, जैसे ही मैंने इंडिका लिखा तो ये क्या बन गया, मैंगो, ये क्या बन गया, मैंगो। इंडिया की वेराइटी मैंगीफेरा दैट इज मैंगो। पोटैटो के साथ मैंने सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा तो ये क्या बन गया, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो व्हाट इज दिस, दिस इज पोटैटो, राइट। पैंथेरा लियो, जीनस पहले लिखेंगे ना, पैंथेरा लियो, देन पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा लियो क्या बन गया, लायन। पैंथेरा पार्डस क्या बन गया, लेपर्ड। पैंथेरा टाइग्रिस क्या बन गया, टाइगर। तो पैंथेरा क्या है, दिस इज द जीनस। ऑलवेज कैपिटल अल्फाबेट से हम इसको डिनोट करते हैं। फैलिस एक और जीनस है जिसके अंदर सारी हम क्या रखते हैं, कैट्स रखते हैं, ठीक है। बिल्ली किसकी मौसी है, शेर की मौसी है। तो ये एक अलग से जीनस बन गया, दैट इज फैलिस, राइट। ओके, अब क्या करना है, बहुत सारे जीनस को मिला दो, बहुत सारे जेनरा मतलब प्लूरल, बहुत सारे जेनरा को मिला दो तो मिलके बन जाएगी एक फैमिली। क्या बन जाएगी, फैमिली। ओके, अब देखो अगर मैं सोलेनम, पिटूनिया और डटूरा, ये सारी क्या है, ये फैमिलीज हैं, ठीक है। जैसे कि सोलेनम ब्रिंजल, सोलेनम मिलेंजना दैट इज ब्रिंजल, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो। तो एक जीनस के अंदर, ध्यान से देखेंगे इसको, एक जीनस के अंदर a genus can have more than one species, एक से ज़्यादा स्पीशीज भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया, पैंथेरा के अंदर स्पीशीज लियो भी हो सकती है, पैंथेरा के अंदर स्पीशीज पार्डस भी हो सकती है, पैंथेरा के अंदर टाइग्रिस भी हो सकती है। बट इन तीनों, ये तीनों क्या है, ये तीनों है स्पीशीज, ठीक है। और इनकी सिंगल एक जीनस है, वो कौन सी है, पैंथेरा, ठीक है। तो बहुत सारे, अगर मैं स्पीशीज को मिला दूं तो बनता है जेनरा। बहुत सारे सिमिलर जेनरा को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज ऑफ फैमिली। तो अगर मैं बात करूं फैमिली की, तो सोलेनम, पिटूनिया, डटूरा, ये कुछ अलग अलग क्या है, जेनरा है। अगर इनको मैं कंबाइन कर दूं तो इनके अंदर कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज है जिसकी वजह से फैमिली बनती है इनकी सोलेनेसी। ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, सोलेनेसी फैमिली को, राइट। तो अब आप देखेंगे प्लांट्स में जब हम फैमिली लिखते हैं तो हम एसी लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, एसी वर्ड लगाते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं, पैंथेरा जीनस ले ली मैंने, फैलिस ले लिया मैंने, मतलब बिली वाली फैमिली भी, बिली वाली जेनस भी ले लिया, और पैंथेरा मतलब शेर वाला भी ले लिया। तो इन दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है, तो इनको हम रखते हैं कौन सी फैमिली, फैलिडी फैमिली के अंदर। तो जब हम एनिमल्स के लिए फैमिली लिखेंगे तो हम वर्ड लगाएंगे डे, और प्लांट्स के लगाएंगे एसी,
ठीक है, तो फैलिडी। ऐसे ही हमने दूसरी फैमिली ले ली, किसकी? डॉग की। डॉग की फैमिली को बोलते हैं कैनिडी। क्या बोलते हैं? कैनिडी। तो जब भी आप देखेंगे ए लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द फैमिली ऑफ एनिमल्स। और अगर एसी लिखा है, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, एसी जहां भी होगा वो डिनोट करेगा फैमिली ऑफ प्लांट्स, राइट। चलो आगे आ जाओ। अब बहुत सारी फैमिलीज को मिला दो, बहुत सारी सिमिलर फैमिलीज को मिला दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? ऑर्डर आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही मैंने क्या कि सोलेनेसी ले लिया, कॉन्वोल्वेसी ले लिया मैंने। तो ये दोनों मिलके कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम इनको रखते हैं ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स, एल्स जब वर्ड आएगा दैट इज टू डिनोट द ऑर्डर इन प्लांट्स, ठीक है। चलो अब देखो, फैलिडी और कैनिडी, डॉग और कैट के बीच में आपको पता है कुछ सिमिलैरिटीज है, कोई डिफरेंसेस है, बट स्टिल देन दे आर कैनाइन टीथ होते हैं, दे आर कार्निवोरस। तो इनको हम रख देते हैं ऑर्डर कौन सा? कार्निवोरा, ठीक है, कार्निवोरा के अंदर रख दिया। तो बहुत सारी सिमिलर फैमिलीज को मिला दो तो क्या बन जाएगा? ऑर्डर, राइट। तो अब अगर मैं ऑर्डर्स को मिला दूं, फॉर एग्जांपल मैंने कार्निवोरा ऑर्डर ले लिया, मैंने एक प्राइमेटा ऑर्डर ले लिया जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स ये आते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है, हेयरी बॉडी है इनकी, एक्सटर्नल ईयर है, मेमोरी ग्लैंड्स भी होंगी, एवरीथिंग जो भी मैमिलिया के कैरेक्टर होते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने इनको एक क्लास असाइन कर दी। कौन सी क्लास? मैमिलिया, दैट इज मैमिलिया। तो अब आप समझ गए कि हम जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, बट है तो सही। और उन्हीं सिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो, अब क्या किया हमने? क्लासेस को मिला दो बेटा, मैमिलिया को मिला दो, ऐसी क्लास फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनको मिला दो। तो ये सब मिलके बनाएंगे क्या? आपकी बन जाएगा नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फाइलम। इन सब के पास क्या है? नोटोकोड है, और इन सब के पास फेरेंजियल गिल, स्लेट्स, और वो जो भी आप कोडेट्स के कैरेक्टर पढ़ोगे, तो इनको हम रख देते हैं एक अलग ही फाइलम, कोडेटा। अब जिनके पास नोटोकोड नहीं है, नोटोकोड क्या होती है? सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो नहीं होती है तो हम इसको बोलेंगे नॉन कोड डेटा। तो अब ऐसे ही हमें पता लग गया कि जब हमने बहुत सारी फाइलम को मिला दिया, डिवीज़न वर्ड यूज़ करेंगे प्लांट्स के लिए, डिवीज़न वर्ड हम यूज़ करेंगे प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो जब बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे करेंगे तो हम एक अलग से किंगडम बना देंगे, दैट इज़ प्लांटी। और जब हम एनिमल्स को कलेक्ट करेंगे तो दिखने में तो सारे जानवर ही है ना, हमें पता है, चाहे अलग अलग है, डॉग अलग है, कैट अलग है, काऊ अलग है, हम अलग हैं, बट स्टिल देन वी बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। तो ये क्या बन गया? आपकी किंगडम एनिमेलिया। हमें पता है, हम वीट की बात करें, रोज़ की बात करें, किसी की मतलब हम प्लांट्स को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो हमें पता है सारे प्लांट्स कहाँ आएंगे? किंगडम प्लांटी में। तो इस तरह से हमने क्या किया? सब डिफरेंट कैटेगरीज असाइन कर दी ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो अब देखो, एक बार और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बार यहाँ पे आते हैं बेटा, पिछली स्लाइड में वापस आते हैं। तो ये जो सब है, ये सब क्या है? टेक्सोनोमिक हायरार्की है। और जैसे जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते जा रहे हैं, सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही है? सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ, डिक्रीज। क्या डिक्रीज हो रही है? सिमिलैरिटीज। बट जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं, किंगडम से स्पीशीज को हटाते हैं, किंगडम से जैसे जैसे आप स्पीशीज की तरफ आते हैं, सिमिलैरिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज। सिमिलैरिटीज क्या हो रही हैं? इंक्रीज, ठीक है। बट हमने इनकन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया और इनके थ्रू हम क्लासिफिकेशन बहुत इजीली कर पाते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको पूरी इस हायरार्की को याद रखने का तरीका है, कीप दा नहीं लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। पहला अल्फ़ाबेट उठा लो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। की फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली। उसके बाद
जीनस, उसके बाद स्पीशीज। ठीक है, तो ये सारी हम इस तरह से नीचे आते याद कर सकते हैं, कीप, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सीक। ठीक है, आई होप हमें ये कैटेगरीज सब अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलो आगे आओ, एक बार देखते हैं ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये हमारे पास एनसीईआरटी की टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं। ठीक है, चलो देखो, मैन क्या है बेटा, होमोसेपियन। होमो क्या होगी, जीनस। होमिनिडी होगी इसकी फैमिली। एडी मतलब एनिमल की बात हो रही है। ऑर्डर है आपका प्राइमेटा, क्लास है मैमिलिया, फाइलम है कोर्डेटा। ठीक है, देन आ जाओ हाउस फ्लाई, मक्खी जो होती है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इसका पूरा बायोलॉजिकल नेम है। मस्का क्या है, जीनस। मसडी क्या है इसकी फैमिली। डायप्टेरा क्या है इसका ऑर्डर। इंसेक्टा क्या है इसकी क्लास। और आर्थ्रोपोडा क्या है इसकी फाइलम। चलो आगे आओ, मैंगो का क्या है, मैंगीफेरा इंडिका पूरा नेम है इसका। मैंगीफेरा क्या है, जीनस। और एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली, सेपिनडेल इसका ऑर्डर, डाइकोटिलिडनली इसकी क्लास और एंजियोस्पर्मी इसकी फाइलम। यूज वर्ड नहीं करेंगे हम, प्लांट है तो बात करेंगे, डिवीजन वर्ड यूज करेंगे, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। देन वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम क्या है, जीनस। और पॉयसी क्या है, फैमिली। पोएल्स क्या है इसका ऑर्डर, राइट। मोनोकोटिलिडनली दैट इज इट्स क्लास और एंजियोस्पर्मी दैट इज इट्स डिवीजन। तो ये हुई सब ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कैटेगरीज। तो इस तरह से हमने क्या किया, सब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। अब आते हैं इन सब ऑर्गेनिज्म को हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं। डेफिनेट सी बात है, हमें आगे स्टडी में हेल्प करेगी। जितनी भी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है ये हमें हेल्प करती हैं हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, या प्लांट्स को समझने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज चाहिए, किस तरह से हमें एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में, फॉरेस्ट्री में हमें कैसे हेल्प मिलती है। तो इन सब ये जो हमारी नॉलेज है, ये जो बायो की नॉलेज है, ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करके पढ़ना, ये हमें एक तरह से क्या है कि दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करनी पड़ सकती है, स्टोर भी करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स चाहिए। क्या चाहिए, हमें टूल्स चाहिए इस पूरी स्टडी को करने के लिए। तो हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू टेक्सोनॉमिकल एड्स, मतलब वो हेल्प टूल्स। हमारे पास क्या है, टूल्स हेल्पिंग इन द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्या क्या हो सकते हैं बेटा टेक्सोनॉमिकल एड्स। हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, और हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हमारी इन्फॉर्मेशन रेडी रहनी चाहिए ताकि हम इस नॉलेज को दूसरे फील्ड्स के अंदर भी यूज़ कर सकें। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं बेटा बोटेनिकल गार्डन्स, जहां हम लिविंग प्लांट्स को ग्रो कराएंगे। हमारे पास है हर्बेरियम, जहां हम जो स्पेसिमन्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। हमारे पास है मोनोग्राफ्स, हमारे पास है म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क्स फॉर एनिमल्स, हमारे पास है मैनुअल, फ्लोरा और कुछ कीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं किसकी स्टडी में, टेक्सोनॉमी की स्टडी में, राइट। चलो आगे आओ। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे हर्बेरियम की। ये क्या है बेटा, दिस इज द हर्बेरियम शीट। जैसे कि आपको देख के ही समझ में आ रहा है, क्या होगा, कुछ प्लांट्स के स्पेसिमन, सूखे हुए प्लांट, सेम वही वाली चीज़, जैसे किसी ने आपको गुलाब का फूल दिया और आपने उसको अपनी किताब में रख दिया, और जब बहुत टाइम के बाद उसी बुक को आपने खोला तो आपको वो जब गुलाब का फूल निकला तो बहुत सारी मेमोरीज आपकी ताज़ा हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात क्या कर रही हूँ, मेमोरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि इसी तरह से ही कुछ प्लांट्स के स्पेसिमन को क्या किया जाता है, ड्राइड करके, उनको प्रेस्ड करके क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज DPP,
TPP, और ऐसे शीट्स के ऊपर उनको लगा दिया जाता है। और यहाँ पे उसका क्या होता है, साइड में इसके जो कॉर्नर होते हैं ना इधर, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि किसने इसको कलेक्ट किया, किस डेट पे इसको कलेक्ट किया और कहाँ से मिला। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम इनकी ऐसी शीट्स बना लेते हैं तो इन शीट्स को हम एक तरह से स्टोर करके रखते हैं, रिपोजिटरी बना लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। तो दैट इज़ हर्बेरियम। तो हर्बेरियम के अंदर ना हम लिविंग प्लांट्स नहीं ग्रो कर रहे, दीज आर द एक तरह से क्या है, स्पेसिमेंस हैं जिनको हमने ड्राई किया, प्रेस किया और प्रिजर्व किया, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ ये ऐसा आपको हर्बेरियम नज़र आता है। ओके, आगे आ जाओ। फिर हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के अंदर क्या होता है, आपके पास क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है, उनको पूरा प्रिजर्व किया जाता है और उनकी जो हर प्लांट के सामने पूरा एक जो ये कह लो कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम, कहाँ इसको किस तरह से लोकल नेम से जाना जाता है, एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ रिटन इन फ्रंट ऑफ दैट प्लांट जहाँ भी ग्रो करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा, है ना, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। दिस इज़ लंडन क्यू में है ये, है ना। तो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स, यू कैन सी, मतलब लोग बहुत सारे इनको देखने के लिए आते हैं। दीज आर द एक तरह से टूरिस्ट का भी पर्पस सॉल्व होता है, अट्रैक्शन का रीज़न होते हैं ये प्लांट्स, है ना। तो बोटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इवन कुछ जो रेयर स्पीशीज़ हैं हम उनको भी ग्रो करके उनको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन के अंदर वी विल कीप लिविंग प्लांट्स। उसके बाद आ जाओ बेटा, म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क्स। म्यूजियम के अंदर क्या रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जूलॉजिकल पार्क्स में होते हैं एनिमल्स, बोटेनिकल गार्डन के अंदर होते हैं प्लांट्स। म्यूजियम के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिमन्स होते हैं, स्पेसिमन होते हैं। स्पेसिमन को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व्ड इन जार्स, ठीक है, इन प्रेजर्वेटिव्स। कुछ प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, फॉर्मेलिन, मिथाइल जैसे प्रेजर्वेटिव्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इंसेक्ट्स को अगर रखना है तो इंसेक्ट्स को पहले क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, उनको किल किया जाएगा, उनको पिन किया जाएगा। कहाँ रखते हैं उनको, इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर, इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर। और क्या करते हैं म्यूजियम के अंदर, डेड जो बड़े बड़े साइज़ के एनिमल्स होते हैं ना, लार्ज एनिमल्स, स्केलेटन ऑफ लार्ज एनिमल्स, स्केलेटन ऑफ लार्ज एनिमल्स, इनको भी रखा जाता है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, दीवार के साथ जो भी किसी भी एनिमल का स्केलेटन, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, या किसी भी एनिमल की जो पूरी स्किन जैसे लाइन की होगी उसको पूरा माउंट कर देते हैं वॉल के ऊपर। तो इस तरह से म्यूजियम के अंदर हम डेड वाले स्पेसिमन या उनको कुछ सैंपल्स को रखते हैं ताकि हमें ये क्या कर सके, हेल्प कर सके स्टडी में। जनरली ये कहाँ बनाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दिखते हैं ये आपको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस में। क्यों, ताकि हम स्टडी कर सकें उनकी, राइट। चलो आगे आ जाओ। इसके बाद है हमारे पास एक और टूल है, दैट इज कीज। कीज क्या होती है, बेसिकली कीज एक तरह से ऐसा मान लो कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपको दे दी जाती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपको दे देते हैं, ठीक है। कैसे होती हैं कीज, दीज आर एनालिटिकल स्टेटमेंट होती हैं, एनालिटिकल कीज आर एनालिटिकल, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके आंसर क्या होते हैं, या तो आंसर होता है येस या आंसर होता है नो। अगर आप येस को चूज़ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आगे एक और क्लू दे दिया जाता है। अगर आप नो को चूज़ करते हैं तो आप और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कोई एक, आप मेरे पास एक ऐसा एनिमल लेकर आए, आपने मेरे से बोला कि दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, मैंने आपसे बोला क्या इसकी बॉडी हेयरी है। फॉर एग्जांपल आप लेकर आए हो कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और मैंने आपसे ये पूछा क्या, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या ये सिंगल सेल है मल्टी सेल है, सिंगल सेल है या मल्टी सेल है।
मल्टी सेलुलर है। आपने चूज़ किया नहीं, दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी है ना, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आपने बोला यस इट इज़ सिंगल सेल्ड, तो मैंने आपसे फिर आगे पूछा क्वेश्चन क्या ये ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। सिंगल सेल तो है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। तो अब आप इनमें से भी चूज़ कर लोगे। आपने बोला यस इट इज़ ऑटोट्रॉफ है, या फिर मैंने पूछा कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, केमिकल से करता है। मतलब कहने का ये आपके पास दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आती जाती है, और इन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं क्या, कपलेट्स। क्या बोलते हैं, कपलेट्स। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में इनमें आंसर होता है येस या नो। फॉर एग्जांपल आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लेकर आए, आपने बोला येस इट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हटा दो इसको सारा, ये अब हम इस तरफ मूव ही नहीं करेंगे, हम मूव करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपसे पूछा कि इसकी बॉडी हेयरी है या नॉन हेयरी है, आपने बोला छोटे छोटे हेयर दिख तो रहे हैं मुझे, तो हेयरी बोला। फिर मैंने इसका और फीचर्स पूछे, क्या इसके एक्सटर्नल ईयर हैं, आपने बोला यस है। तो इस तरह से करते करते आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको हर कदम कदम पे, हर स्टेप पे आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स मिल रही हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं, कपलेट्स बोलते हैं। और आप एक एनालिसिस करते जा रहे हो, और आपकी जो सर्च है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में वो थोड़ी सी ईजी होती जा रही है, राइट। तो इस तरह से कीज काम करती हैं। तो दीज आर ऑल्सो द टेक्सोनॉमिकल एड्स। उसके अलावा आपके सामने हमने क्या डिस्कस किया कि कुछ आपके पास मोनोग्राम्स हैं, और कुछ आपके पास और क्या है, यहाँ पे फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं। इनके अंदर क्या होती है, कैटलॉग्स भी होते हैं कुछ। तो इनके पास इंफॉर्मेशन, जैसे फ्लोरा के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन सी प्लांट्स की स्पीशीज़ मिलती हैं, कुछ वैसी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। मोनोग्राफ्स के अंदर एक स्पीशीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो कहने का मतलब ये, देयर आर डिफरेंट एड्स विच आर हेल्पिंग इन आवर स्टडीज़। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम इस चैप्टर के अंदर जो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया, हमने लिविंग की डेफिनेशन को समझा, हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को समझा, और हमने टेक्सोनॉमिक एड्स को समझा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर, जिनको क्या बोलेंगे, ना डुप्लेक्स भी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कपलेट्स। डायमर ड्यूमर कुछ नहीं बोलेंगे, उन दो स्टेटमेंट्स को, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बोला जाता है कपलेट। ओके, आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कहाँ से जा रहे हैं बेटा, हम स्पीशीज से जा रहे हैं। स्पीशीज में सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा सिमिलर होते हैं। जैसे जैसे किंगडम की तरफ आप मूव किए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो इट विल डिक्रीज, राइट। चलो आगे आओ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो अब बताओ जरा मुझे, जीनस जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जीनस एक इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, या कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को, बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, चाहे प्लांट्स की हैं चाहे एनिमल्स की हैं, उनको मिला दो तो क्या बनेगा, जीनस। तो हमारा आंसर हो गया है यहाँ पे सी। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं, बस इतने क्वेश्चन हमने किए, और इसी के साथ ही हमने क्या ख़त्म कर दिया, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड। और अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करनी है DPP, दैट इज़ लाइक अ होमवर्क। तो विद दिस जो भी हमने समझा, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप हमसे, आपके डाउट हमसे पूछ सकते हैं। बट नाउ इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, और ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल, बिकॉज easily is all about to learn with a smile.